नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है प्रतिशोध। ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर सालू अपने केबिन में आए। अफरन उतारने के बाद उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए पूछा, तान्या, क्या डॉक्टर एस कुमार का कोई फ़ोन आया था? जी मैम, वह 3 बजे तक लखनऊ से लौट आएंगे और लंच घर पर ही करेंगे। इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट तान्या की आवाज़ सुनाई पड़ी। ठीक है, कहकर डॉक्टर सालू ने फ़ोन रख दिया और घड़ी पर नज़र डाली। 12 बजते। वह सोचने लगी कि डॉक्टर एस कुमार के लौटने में अभी 3 घंटे का समय है और इतनी देर में अस्पताल का एक राउंड लिया जा सकता है। डॉक्टर सालू ने आज अकेले ही 4 ऑपरेशन किए थे, इसलिए कुछ थकावट महसूस कर रही थी। तभी अटेंडेंट कॉफ़ी दे गया। वह कुर्सी की पुश से टेक लगाकर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगी। सालू और एस कुमार प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में सहपाठी थे। एमएस करने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। पहले उन्होंने अपना नर्सिंग होम प्रयागराज में ही खोला था, किंतु अचानक घटी एक दुर्घटना के कारण उन्हें प्रयागराज छोड़ना पड़ गया था। उसके बाद वे लखनऊ चले आए। उनकी दिन रात की मेहनत के कारण 3 वर्षों में ही उनके नए नर्सिंग होम की शोहरत काफ़ी बढ़ गई थी। डॉक्टर एस कुमार आज सुबह किसी जरूरी काम से लखनऊ गए थे। आज के ऑपरेशन पूरा करने के बाद डॉक्टर सालू उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक बाहर कुछ शोर सुनाई पड़ा। उन्होंने अटेंडेंट को बुलाकर पूछा, यह शोर कैसा है? जी, एक्सीडेंट का एक केस आया है और स्टाफ उन्हें भगा रहा है, लेकिन वे लोग भाग नहीं रहे हैं। अटेंडेंट ने हिचकते हुए बताया, क्यों भगा रहे हैं? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि हमारे नर्सिंग होम में छोटे बड़े सभी का इलाज बिना किसी भेदभाव के किया जाता है? सालू का चेहरा तमतमा उठा। वह जानती थी कि शहर के कई नर्सिंग होम तो ऐसे हैं जिनमें गरीबों को घुसने भी नहीं दिया जाता है। जी, वो अटेंडेंट हकला कर रह गया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाह रहा है, किंतु साहस नहीं जुटा पा रहा था। यह क्या वो लगा रखा है? डॉक्टर सालू ने अटेंडेंट को डांटा और फिर पूछा, घायल की हालत कैसी है? खून काफ़ी बह गया है और वह बेहोश है, तो फौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। मैं भी पहुंच रही हूं। डॉक्टर सालू ने खड़े होते हुए आदेश दिया। अटेंडेंट हक्का बक्का सा चंद पलों तक उनके चेहरे को देखता रहा, फिर आंखें झुकाते हुए बोला, जी मैडम, वह विधायक आशुतोष सिंह है। नर्सिंग होम के पास ही उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। इतना सुनने के बाद डॉक्टर सालू को लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो और पूरी सृष्टि हिल गई हो। वह धम्म से कुर्सी पर गिर पड़ी। अगर उन्होंने कुर्सी के दोनों हत्थे को मजबूती से थाम न लिया होता तो शायद चकरा कर नीचे गिर पड़ती होती। उनके दिमाग पर हथौड़े बरसने लगे और सांस धौंकने की तरह चलने लगी थी। अटेंडेंट उनकी मनोदशा को समझ गया था, अतः चुपचाप वहां से खिसक गया। लगभग 2 वर्ष पहले की बात है। उस दिन भी डॉक्टर सालू अपने पुराने नर्सिंग होम में अकेली थी। तभी कुछ लोग गोली से बुरी तरह घायल एक व्यक्ति को लेकर आए। उसकी गोली निकालने के लिए वह ऑपरेशन थिएटर में अभी जा ही रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। डॉक्टर साहिबा, मैं आशुतोष सिंह बोल रहा हूँ। फोन पर आवाज आई, जी कहिए। डॉक्टर सालू अचकचा उठे। आशुतोष सिंह का शहर में आतंक था। छोटे बड़े सभी उसके नाम से थर्राते थे। उसका भला उससे क्या काम? डॉक्टर साहिबा, वह मेरी गोली से तो बच गया है, लेकिन आपके ऑपरेशन थिएटर से जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। आशुतोष सिंह ने आदेशात्मक स्वर में कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के हाथ लोगों की जान बचाने के लिए ही उठते हैं, लेने के लिए नहीं। डॉक्टर सालू ने स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं आपके हाथों को बहकने की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आप मुंह खोलिए। आशुतोष ने हल्का सा कहा और लगाया, आप अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। आशुतोष का प्रस्ताव सुनकर डॉक्टर सालू का मन कसैला हो उठा। डॉक्टर साहिबा, कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा कि मैं महिलाओं को सिर्फ उपदेश ही नहीं देता, बल्कि। इतना कहते कहते आशुतोष क्षण भर के लिए रुका, फिर खतरनाक अंदाज में बोला,
अगर आपने मेरे शिकार को बचाने की कोशिश की तो फिर आपका कुछ भी नहीं बच पाएगा। डॉक्टर सालू ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और ऑपरेशन थिएटर में घुस गई। उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। 2 गोलियां उसकी पसलियों में घुस गई थी। 2.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह गोलियां निकाल पाई थी। अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, किंतु आशुतोष ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। 3 दिन बाद ही उसने डॉक्टर सालू का अपहरण कर उनकी इज्जत के साथ खेला। कुमार ने बहुत भाग दौड़ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आशुतोष गिरफ्तार हुआ, किंतु 4 दिन बाद ही जमानत पर छूट गया। उसके आतंक के कारण कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इस घटना ने डॉक्टर सालू को तोड़कर रख दिया था। वह एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। हमेशा बुत सी खामोश रहती, जागती तो भयानक साए उन्हें अपने आसपास मरनारे नजर आते थे। सोती तो स्वप्न में हजारों गिद्ध उनके शरीर को नोचने लगते। उनकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। मनोचिकित्सकों की सलाह पर कुमार ने वह शहर छोड़ दिया था। नए शहर के नए माहौल ने मरहम का काम किया। अतीत की यादों को करीब आने का मौका न मिल सके, इसलिए डॉक्टर एस कुमार अपने साथ डॉक्टर सालू को भी मरीजों की सेवा में व्यस्त रखते। धीरे धीरे जीवन की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगी थी। दोनों की मेहनत और लगन से इन चंद वर्षों में ही उनके नर्सिंग होम का काफी नाम हो गया था। इन चंद वर्षों में और भी कुछ बहुत बदल चुका था। अपने आतंक और बूथ कैप्चरिंग के दम पर शहर का दुर्दांत गुंडा आशुतोष सिंह दबंग विधायक बन चुका था। अब इसे समय का क्रूर मजाक ही कहा जाए कि डॉक्टर सालू की जिंदगी बर्बाद करने वाले दरिंदे आशुतोष सिंह की जिंदगी बचाने के लिए लोग आज उसे उनकी ही शरण में ले आए थे। डॉक्टर सालू की आंखों के सामने उस दिन के दृश्य कौंध गए, जब वह गिड़गिड़ाते हुए उस शैतान से दया की भीख मांग रही थी और वह हैवानियत का नंगा नाच कर रहा था। वह अपने डॉक्टरी पेशे की मर्यादा और कर्तव्य निष्ठा की दुहाई दे रही थी और वह उनकी इज्जत की चादर को तार तार किए जा रहा था। वह रोती रही, बिखलती रही, तड़पती रही, पर उस नरपिशाच ने उनकी अंतरात्मा तक को अंगारों से दाग दिया था। यह सोचते सोचते डॉक्टर सालू के जबड़े भींच गए और आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। बाहर बढ़ रहे शोर के कारण उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। क्रोध की अधिकता के चलते वह हांफने सी लगी। व्याकुलता जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने सामने रखा पेपर वेट उठाकर दीवार पर दे मारा, पर न तो पेपर वेट टूटा और न ही दीवार टस से मस हुई। पेपर वेट फर्श पर गिरकर गोल गोल घूमने लगा और डॉक्टर सालू की दृष्टि उस पर ठहर सी गई। पेपर वेट के स्थिर होने पर उन्होंने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। उनमें दृढ़ता के चिन्ह छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कर गुजरने का फैसला कर चुकी हैं। इंटरकॉम का बटन दबाते हुए डॉक्टर सालू ने पूछा, तान्या, घायल को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया है या नहीं? नहीं, क्यों? जी, वो दरअसल स्टाफ कह रहा है कि रिसेप्शनिस्ट झिझक के कारण अपनी बात कह ही नहीं पा रही थी। तुम लोग सिर्फ वह करो जो कहा जा रहा है, बाकी क्या करना है मैं जानती हूँ, डॉक्टर सालू ने दर्द स्वर में आदेश दिया और ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वापस लौटकर उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए कहा, तान्या, मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकती। नर्स से कहो कि ऑपरेशन टेबल पर पहुंचाने से पहले उसका मुंह किसी कपड़े से बांध दे या ठीक से ढक दे। इतना कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए डॉक्टर सालू तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। घायल के भीतर जाते ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया और उस पर लगा लाल बल्ब जल उठा। टिक 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 की ध्वनि के साथ घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी। इसी के साथ ऑपरेशन कक्ष के बाहर खड़े स्टाफ के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी।
ऑपरेशन कक्ष के दरवाजे को बंद हुए 3 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। भीतर डॉक्टर सालू क्या कर रही होंगी, इसका अंदाजा होते हुए भी कोई भी सच्चाई को अपने होठों तक नहीं लाना चाहता था। डॉक्टर एस कुमार 3 बजे लौट आए। भीतर घुसते ही उन्होंने एक वार्ड बॉय से पूछा, डॉक्टर सालू कहाँ हैं? थोड़ी देर पहले उन्होंने एक घायल का ऑपरेशन किया था। उसके बाद वार्ड बॉय कुछ कहते कहते रुक गया। उसके बाद क्या? उसके बाद वह उसे अपना खून दे रही हैं, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है और वह कहीं मिल नहीं सका। वार्ड बॉय ने हिचकिचाते हुए बताया, ऐसा कौन सा खास मरीज आ गया है जिसे डॉक्टर सालू को खुद अपना खून देने की जरूरत आ पड़ी? डॉक्टर एस कुमार ने उत्सुकता से पूछा। जी, विधायक आशुतोष हैं। तुझे होश भी है कि तू क्या कह रहा है? वार्ड बॉय का गिरेबान पकड़कर डॉक्टर एस कुमार चीख पड़े। सर, हम लोग उसे नर्सिंग होम से भगा रहे थे, लेकिन मैडम ने जबरन बुलाकर उसका ऑपरेशन किया और अब उसे अपना खून भी दे रही हैं। तब तक वहां जमा हो चुके कर्मचारियों में से एक ने हिम्मत करके बताया। डॉक्टर एस कुमार ने उसे घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने केबिन की ओर चले गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सालू ने ऐसा क्यों किया। क्या किसी ने सालू को इसके लिए मजबूर किया था या कोई और कारण था? सोचते सोचते डॉक्टर एस कुमार की दिमाग की नसें फटने लगी, लेकिन वह अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज सके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सालू ने वहां प्रवेश किया। उनका चेहरा पत्थर की भांति भावना शून्य था। डॉक्टर एस कुमार ने आगे बढ़ उनकी बांह थामते हुए कांपते स्वर में पूछा, सालू, तुमने उसकी जान क्यों बचाई? हम लोग डॉक्टर हैं, हमारा काम ही लोगों की जान बचाना है। डॉक्टर सालू के होठों ने स्पंदन किया। डॉक्टर एस कुमार ने पत्नी की बाहों को छोड़ चंद पलों तक उसके चेहरे की ओर देखा, फिर मुट्ठियां भींचते हुए बोले, लेकिन क्या उसका ऑपरेशन करते समय तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे? अगर हाथ कांप जाते तो हम में और सामान्य लोगों में क्या फर्क रह जाता? डॉक्टर सालू ने धीमे स्वर में कहा। उनका चेहरा पूर्ववत भावना शून्य था। हम इंसान हैं सालू, इंसान। डॉक्टर एस कुमार तड़प उठे। मैंने इंसानियत का ही फर्ज निभाया है। डॉक्टर सालू के होठ हिले। फर्ज निभाने का शौक तो था, निभा लेती। महानता की चादर ओढ़ने का शौक था तो ओढ़ लेती, लेकिन अपना खून चूसने वाले को अपना खून तो न देती। डॉक्टर एस कुमार मेज पर घूंसा मारते हुए चीख पड़े। डॉक्टर सालू ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुमार ने आगे बढ़कर उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उनकी आंखों में झांकते हुए बोले, सालू प्लीज मुझे बताओ, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने उस दरिंदे की जान बचाई? क्या किसी ने तुम्हें फिर से धमकी दी थी? डॉक्टर सालू ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उन्हें ऐसा देखकर लग रहा था कि मानो वह सप्रयास अपने को कुछ कहने से रोक रही हैं। मैडम, उस मरीज को होश आ गया, तभी एक नर्स ने वहां आकर बताया। डॉक्टर सालू के भीतर जैसे कोई शक्ति समा गई हो। कुमार को पीछे धकेलकर वह आंधी तूफान की तरह भागते हुए वार्ड की ओर दौड़ पड़ी। भौचक्के से डॉक्टर एस कुमार अपने को संभालते हुए पीछे पीछे दौड़े। आशुतोष सिंह को अब तक उनके पास खड़े पुलिस वालों ने बता दिया था कि जिस लेडी डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था उसी ने अपना खून भी दिया है, क्योंकि उनके ग्रुप का खून किसी ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं था। वह महान डॉक्टर कौन है? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, आशुतोष सिंह ने कराहते हुए कहा। लो, वह आ गई। एक पुलिस वाले ने वार्ड के भीतर आ रही डॉक्टर सालू की ओर इशारा किया। उन पर दृष्टि पड़ते ही आशुतोष को ऐसा झटका लगा जैसे किसी को करंट लग गया हो। घबराकर उसने उठना चाहा, लेकिन कमजोरी के कारण हिल भी न सका। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। जीवन भर इनके चरण धोकर पीजिएगा, तब भी आप इस ऋण से उऋण नहीं हो सकेंगे, दूसरे पुलिस वाले ने बताया। पल भर के लिए आशुतोष सिंह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ,
किंतु सत्य अपने पूरे वजूद के साथ सामने उपस्थित था। सांसें शेष बच गई। आशुतोष सिंह के भीतर उनके आंख मिलाने का साहस नहीं बचा था। उनके विराट व्यक्तित्व के आगे वह अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। बहुत मुश्किल से अपनी पूरी शक्ति को बटोरकर आशुतोष ने अपने हाथों को जोड़ा और कांपते स्वर में बोला, डॉक्टर साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। माफ और तुम्हें? डॉक्टर सालू दांत भींचते हुए चीख पड़ी। आशुतोष, तुमने मेरे साथ जो किया था उसके बाद मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी औरत मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं कर सकती। चीख सुनकर पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। किसी में भी उसे भंग करने का साहस न था। अपनी और डॉक्टर सालू को आता देखकर आशुतोष सिंह ने एक बार फिर अपनी बिरखती हुई सांसों को बटोरा और लड़खड़ाते स्वर में बोला, आपने जो एहसान किया है, मैं उसे मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुम पर। डॉक्टर सालू आशुतोष की बात को बीच में काटकर फिर चीख पड़ी, तुम क्या समझते हो अपने आप को? सर्वशक्तिमान, जो जिसकी जिंदगी से जब चाहे खेल लेगा। तुमने मेरी जिंदगी से खेला था, आज मैंने तुम्हारी जिंदगी से खेला है। मेरे जिस खून को तुमने अपवित्र किया था, आज वही खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है और तुम चाह कर भी उसे अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। जब तक जीवित रहोगे यह एहसास तुम्हें कचोटता रहेगा कि तुम्हारी जिंदगी मेरी दी हुई भीख है। यही मेरी प्रतिशोध या बदला है। डॉक्टर सालू के मुंह से निकला एक एक शब्द गोली की तरह आशुतोष के दिल और दिमाग को छेदे जा रहा था। गुनाहों के बोझ तले दबी उसकी अंतरात्मा में कुछ कहने की शक्ति नहीं बची थी। उसकी कायरता बेबसी बन उसकी आंखों से छलक पड़ी। आशुतोष के आंसुओं ने अग्निकुंड में घी का काम किया। डॉक्टर सालू गरजते हुए बोले, इससे पहले कि मेरे अंदर की नारी डॉक्टर को पीछे धकेल कर सामने आ जाए और मैं तुम्हारा खून कर दूं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ यहाँ से। हतप्रभ डॉक्टर एस कुमार अब तक चुपचाप खड़े थे। उन्होंने पुलिस वालों को इशारा किया तो वे आशुतोष सिंह के बेड को धकेलते हुए बाहर ले जाने लगे। डॉक्टर सालू हिचकियां भरती हुई पूरी शक्ति से डॉक्टर एस कुमार के सीने से लिपट गई। उन्होंने उन्हें अपने बाहों में यूं संभाल लिया जैसे किसी वृक्ष की शाखाएं नन्हे घोंसले को संभाल लेती है। और उस दिन डॉक्टर सालू खूब रोई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।